Good morning, students. This is part 2 of the chapter Basic Concepts of Economics. In my last video, I had explained you about the features of utility. In this video, we are going to learn types of utility, that is classification of utility, and more concepts of economics. First, we will learn about classification of utility. क्लासिफिकेशन मतलब हमने यूटिलिटी को दो पार्ट्स में इन्होंने वो किया है, क्लासिफाई किया है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशनल बेनिफिट विच अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड और अ सर्विसेज। आप जब कोई कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, सपोज करो आपने फर्स्ट कॉमोडिटी कंज्यूम करी है, ठीक है, उससे आपको यूटिलिटी 10 मिली है। अब आपने वही कॉमोडिटी एक बार और खाई तो मतलब आपने सेकेंड यूनिट ऑफ दैट कॉमोडिटी कंज्यूम करी है, तो अब आपको टोटल सेटिस्फैक्शन उससे 18 मिल रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला आपको? पहली कॉमोडिटी का 10 था उसके अंदर, और सेकेंड कॉमोडिटी खाने पे वो टोटल सेटिस्फैक्शन 18 हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू यूटिलिटीज़, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को हम जब माइनस करें 18 माइनस 10 दैट इज़ 8, तो सेकेंड यूनिट खाने पे आपको एडिशनल कितना बेनिफिट मिला? 8। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कॉमोडिटी क्या हो जाएगी? 8। ठीक है, नाउ लेट अस रीड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला mu of nth unit is equals to tun minus tun minus 1। अगर हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट निकालनी है तो टोटल यूटिलिटी भी हम सेकेंड यूनिट की लेंगे, उसको माइनस किससे करेंगे? टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट कॉमोडिटी, दैट इज़ 2 माइनस 1। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ वन कॉमोडिटी ही आ जाएगी ना फर्स्ट कॉमोडिटी की। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल सेटिस्फैक्शन जो भी आपको डिराइव हुआ हो किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करने से ऑन अ गिवन कॉमोडिटी एट अ पॉइंट और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोला जाता है? टोटल यूटिलिटी। नाउ लेट अस रीड द टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द सम ऑफ यूटिलिटी दैट एन इंडिविजुअल डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी एट अ पॉइंट और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? वैल्यू। ठीक है, वैल्यू का मतलब क्या है? हमने कितनी उस कॉमोडिटी की वैल्यू प्लेस करी है ऑन द कंजम्पशन ऑफ अ कॉमोडिटी। ठीक, इसको हमने दो सेंस में डिवाइड किया है, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज़ का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी आपकी कितनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या है? आप उस कॉमोडिटी को लेने के लिए कौन सी कॉमोडिटी कितनी पे करने के लिए, देने के लिए तैयार हो, नॉट पे। आपके पास एक कॉमोडिटी है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है शुगर, अगर आपको चाहिए है तो आप शुगर लेने के लिए कितना वीट दे रहे हो? 2 kg। तो हमने यहाँ पे उसको कॉमोडिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वैल्यू इन एक्सचेंज। Now let us read. Value of a commodity refers to the valuation placed by the household on the consumption of a commodity. वैल्यू को 2 सेंसेस पे डिवाइड किया गया है। वैल्यू इन यूज़, इट मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और यूजफुलनेस ऑफ दैट कॉमोडिटी। वैल्यू इन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? इट मीन्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर कॉमोडिटीज़। फॉर एग्जाम्पल 1 kg ऑफ शुगर कैन बी एक्सचेंज फॉर 2 kg ऑफ wheat। ठीक है बेटा? Now, value in exchange of a commodity can be expressed in terms of nominal value and real value. अब ये nominal value और real value क्या हो गया बेटा? nominal value का मतलब है जब हम उस commodity को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो nominal value होती है। ठीक, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ कॉमोडिटी रिफर्स टू वैल्यू ऑफ अ कॉमोडिटी मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स सच एज रुपीज़। जैसे 1 मीटर ऑफ क्लोथ अगर आपको लेना है, आप उसके लिए 200 रुपीज़ पे कर रहे हो, तो उसके हमने वैल्यू कितनी रखी? 200 रुपीज़। तो वो नॉमिनल वैल्यू है। जब हमने कॉमोडिटी को जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो कॉमोडिटी के टर्म्स में नहीं, मनी के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं और उससे एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, रियल वैल्यू में क्या हो जाता है? Real value of a commodity refers to the purchasing power of a commodity in terms of other commodities.
मतलब एक कॉमोडिटी के बदले में आप दूसरी कॉमोडिटी एक्सचेंज कितनी कर सकते हो, दैट वी कॉल इट एज रियल वैल्यू. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्या होता है बेटा? इट इज़ अ मेथड ऑफ टर्निंग द रॉ मटेरियल और इनपुट्स इनटू फिनिश गुड्स और द प्रोडक्ट्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. यहाँ पे आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो. इट मीन्स आप यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो, इनपुट से करके आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट क्या आता है? कंजम्पशन. कंजम्पशन का मतलब क्या है? जब आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो यूज्ड अप हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है या किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन. द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस ऑफ अ थिंग इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, यूज्ड अप और इनकॉर्पोरेटेड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग एल्स. Consumption of goods and services is the amount of them used in a particular time period. ठीक है. नेक्स्ट आता है बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जो भी चीज़ हम गुड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. 4 चीज़ें होती हैं जो हम गुड्स बनाते हैं. देयर आर 4 कैटेगरीज, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. हम इनको एज अ इनपुट्स यूज़ करते हैं तब आपके गुड्स बनते हैं. दैट वी कॉल इट एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दे आर द इनपुट्स दैट वी यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट वी कैन मेक एन इकोनॉमिक प्रॉफिट. We divide the factors of production into the following 4 categories: land, labor, capital and enterprise. Now let us read what is land, labor, capital or enterprise. First we will read about land. Land क्या है बेटा? It refers to all natural resources. जितने भी natural resources हैं, चाहे वो अर्थ के ऊपर मिलते हैं चाहे वो अर्थ के नीचे मिलते हैं. ठीक है. That is above the earth or below the earth or on the surface of earth. उन सबको क्या इंक्लूड करते हैं? लैंड में. All the gifts of nature such as river, oceans, climate, mountains, mines, etc. they all are considered as land. Now next is labor. All the human effort that assist in production is labor. जितने भी ह्यूमन एफर्ट्स हम लगाते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो क्या हो जाता है? लेबर. दिस एफर्ट कैन बी मेंटल और फिजिकल. ये मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है. नेक्स्ट इज कैपिटल. कैपिटल क्या होता है? ये मैन मेड रिसोर्स है क्योंकि हमारी सेविंग से ही हम क्या करते हैं? कैपिटल जनरेट करते हैं और उसको हम बिजनेस पे लगाते हैं. ठीक. ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है. इट इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता है? फैक्ट्रीज, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स, वेल्थ एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर क्या होता है बेटा? इट्स अ पर्सन हु ब्रिंग्स अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन वन प्लेस. ये वो पर्सन है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह लेकर आता है, जो डिसीजंस लेता है, जो रिस्क लेता है. ठीक है. चीज़ों को बनाने के लिए. तो आई होप आपको ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लियर हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. नाउ वी विल लर्न अबाउट द फीचर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. फर्स्ट वन, इट मे बी डिफर इन देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस बट दे नीड टू बी यूज टुगेदर इन प्रोड्यूसिंग वेरियस कमोडिटीज़. इनके रिलेटिव इंपॉर्टेंस अलग अलग हो सकते हैं बट हमको इन सबको साथ पे यूज़ करना पड़ता है. सेकेंड वन, दे आर टैंजिबल रिसोर्स. Tangible मतलब which you can see, touch and handle. Third one, it is the services of the factors rather than the factors itself that contribute to production. Factors जो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, वो अपनी सर्विसेज देते हैं, अपने आप को कंट्रीब्यूट नहीं करते. ठीक. फोर्थ वन, द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिराइव डिमांड है. क्यों इसको डिराइव डिमांड बोला गया बेटा? अगर आपको टेबल की रिक्वायरमेंट है तो बताओ तभी आप टेबल, जो कारपेंटर है जो टेबल बनाता है, तभी उसकी डिमांड करोगे ना. उससे पहले तो उसकी डिमांड नहीं करोगे. तो डायरेक्टली आपने कारपेंटर की डिमांड नहीं करी थी, आपने किसकी डिमांड करी थी? पहले टेबल की. टेबल की डिमांड की वजह से कारपेंटर की डिमांड आई लेबर की.
तो इसीलिए बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कैसे होती है, डिराइव डिमांड। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।